रात का वक्त था। 9 बज रहे थे। रात के इस घनघोर अंधेरे में एक कार हल्की धुंध और कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कार में दो व्यक्ति सफ़र कर रहे थे, राजेश और उसका दोस्त विक्रम। ये दोनों एक शादी में शामिल होने के लिए अचलपुर गांव जा रहे थे। अचलपुर गांव में राजेश के फुफेरे भाई अमित की बड़ी बहन की 2 दिन बाद शादी थी। राजेश ने इस शादी को अटेंड करने के लिए अपने प्रिय जिगरी दोस्त विक्रम को भी साथ ले लिया था। इनकी कार एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। इस रास्ते पर चारों ओर सन्नाटा और खामोशी ही दिख रही थी। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए खेत खलियान थे और रोड के साइड में घने पेड़ ही नजर आ रहे थे। एक आध वाहन आते जाते दिख रहा था। रात के इस अंधकार में कार की हेडलाइट की रोशनी सामने का रास्ता दिखा रही थी। राजेश उस कार को ड्राइव कर रहा था और विक्रम उसकी बगल में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। तभी विक्रम कार से बाहर की तरफ देखते हुए बोला, राजेश, अंधेरी रात में इस जगह पर बिखरा सन्नाटा, एक गहरी खामोशी और साथ में चारों ओर जंगल का माहौल बहुत ही डरावना फील करा रहा है और अजीब सा लग रहा है। अगर ये सफ़र हम दिन में करते तो ज़्यादा बेटर होता। विक्रम की बात सुनकर राजेश ने कहा, कम ऑन विक्रम, आज के ज़माने में दिन और रात में क्या रह गया है। इंसान की ज़िंदगी तो भाग दौड़ में 24 घंटे लगी ही रहती है। हाँ, हम लोग दिन में ही निकलते मगर मार्केटिंग के रीज़न के चलते और इम्पोर्टेड काम में बिजी होने के कारण लेट हो गए। और गांव का क्षेत्रीय इलाका ऐसा ही होता है। आज तक तो किसी गांव में नहीं गया, इसलिए तुझे ऐसा ही लग रहा है। अब ऊपर वाले का सहारा है, हम लोग सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और कोई गड़बड़ ना हो। जरा संभल कर राजेश, अंधकार की वजह से रास्ता साफ नहीं दिख रहा, इसलिए गाड़ी कहीं अलग दिशा में मत घुमा देना, कहीं हम लोग किसी दूसरी जगह पर ना पहुंच जाएं। विक्रम मजाकिया अंदाज में बोल पड़ा। उसकी बात पर राजेश ने कहा, रिलैक्स दोस्त, इस गांव में मैं कई बार आ चुका हूं, इसलिए हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, किसी भूतनी से मिलने नहीं। राजेश की बात पर दोनों हंस पड़े। इसी तरह दोनों बातचीत करते और मौज मस्ती में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ही राजेश ने एक तेज ब्रेक मारी और कार के पहिए घिसटते हुए जाम हो गए। इस तेज झटके में विक्रम चौंक गया और बोल पड़ा, क्या हुआ राजेश, कार क्यों रोक दी? दोनों ने देखा, सामने रोड पर एक लड़की शॉल ओढ़े खड़ी थी और वो इस कार को ही देख रही थी। राजेश और विक्रम दोनों आंखें फाड़े उस लड़की को देख रहे थे। कौन है ये लड़की और इस तरह से बीच राह में क्यों खड़ी है? राजेश ने विक्रम से कहा, राजेश, तो कार स्टार्ट कर और उसके बगल से निकाल, ये कोई आत्मा या चुड़ैल हो सकती है। नॉनसेंस यार, ये भूत प्रेत चुड़ैल इंसानों के दिमाग की एक संकल्पना होती है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। बेचारी कोई बेसहारा होगी, लिफ्ट के लिए भटक रही होगी। मगर राजेश, इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है और ये रोड के साइड में ना होकर बीच रास्ते में क्यों खड़ी है? अभी दोनों बातों में मशगूल थे और वो लड़की चलकर उनके पास आ गई। उसके चलने से रात की खामोशी में उसके पैरों की पायल के खनकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने देखा, वो लड़की शॉल ओढ़े हुई थी और चेहरे को ढका हुआ था। उसकी सुंदर नीली आंखें ही दिख रही थी। माथे पर एक सुंदर बिंदिया थी और लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इससे पहले वो दोनों उससे कुछ कहते, वो लड़की दुखी स्वर में बोल पड़ी, भगवान के लिए आप लोग मेरी मदद कीजिए। पास के एक गांव में मेरे पिताजी बहुत ही बीमार हैं। उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है और मेरा वहां पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप लोग मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मगर आप हैं कौन और इस अंधेरी रात में आप अकेले ही? क्या आपके साथ और कोई नहीं है? मेरा मतलब आपके पति। राजेश ने उस लड़की से कहा। पति नाम के शब्द से ही वो लड़की खामोश हो गई। उसकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सर झुका लिया। जब राजेश ने देखा अपने पति का नाम पूछने पर वो दुखी हो गई है,
तो उसने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किया और कहा, आई एम सॉरी, आइए हम लोग आपको आगे तक ड्राइव कर देंगे। मगर राजेश, विक्रम बोल पड़ा। रिलैक्स विक्रम, बी केयरफ्री, राजेश ने कहा। विक्रम ने कार का गेट खोला और वो लड़की कार में बैठ गई। उसके बाद कार आगे की ओर बढ़ चली। इसी बीच वो लड़की खामोशी रही और विक्रम की नज़रें उस लड़की की तरफ बार बार देख रही थी और वो लड़की पूरी तरह साइलेंट थी। कुछ देर बाद विक्रम ने उससे पूछ ही लिया, आपका नाम क्या है? जी राधिका, उस लड़की ने कहा। ओह ब्यूटीफुल नेम, अच्छा है। विक्रम ने कहा, आपको कहाँ पर जाना है? राजेश ने उससे पूछा। जी कुछ ही दूर पर निर्जलपुर गांव का रास्ता है, बस वहीं पर मुझे उतार देना, उस लड़की ने कहा। ओके, आप परेशान मत हो, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे, विक्रम ने उससे कहा। उसके बाद वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे और वो लड़की चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रही थी। अभी कार 2 किलोमीटर के फासले तक चली थी कि वो लड़की बोल पड़ी, भैया आगे जो तिराहा रोड है, कार वहीं रोक देना, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। थोड़ा आगे जाने पर एक चौक पर 3 राह निकले हुए दिखाई दिए। राजेश ने कार वहीं रोक दी। उसके बाद राजेश बोला, आप कहें तो हम लोग आपको थोड़ा और आगे छोड़ दें, इससे आपको आसानी होगी। वैसे भी रात का समय है। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उस लड़की ने कहा और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वो सामने बने हुए एक रास्ते से होते हुए अंधेरे में गायब हो गई। दोनों उसे जाते हुए देख रहे थे। उसके बाद वो लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। लगभग आधे घंटे के सफ़र के बाद राजेश अपने दोस्त विक्रम के साथ अचलपुर गांव में आ चुका था। इन दोनों की मुलाकात पहले राजेश के फुफेरे भाई अमित से हुई। अमित ने राजेश का दिल से स्वागत सत्कार किया। राजेश, ये क्या, तुम तो कह रहे थे शाम तक आ जाऊंगा, मगर इतनी रात कैसे हो गई? अमित ने राजेश के गले लगकर पूछा। कुछ नहीं अमित, तू तो जानता ही है इस समय मैं कितना बिजी रहता हूँ। किसी तरह अपने काम को सेटलिंग करने के बाद मौका मिलते ही अचलपुर गांव की तरफ निकल पड़ा। अरे हाँ राजेश, ये मेरा सबसे खास और प्रिय मित्र विक्रम है। राजेश ने अमित से विक्रम का परिचय कराया। उसके बाद राजेश अपने फूफा और बुआ से मिला। अमित की बड़ी बहन जया, जिसकी शादी में राजेश शरीक होने आया था, राजेश उससे भी मिला। घर में काफ़ी रौनक और चहल पहल थी। सभी रिश्तेदार और जान पहचान के लोग घर में मौजूद थे और उसी रात तेल पूजन की रस्म थी। घर की सभी औरतें अपने कामों में लगी हुई थी। राजेश और विक्रम गेस्ट रूम में रुके। जिस वक्त राजेश गेस्ट रूम में ठहरा हुआ था, उसी वक्त राजेश का कॉल आया। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से राजेश को बाहर आना पड़ा। थोड़ी देर बाद राजेश की फ़ोन पर बातें ख़त्म हुई। उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजेश पलटा। उसके सामने एक शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे मोहन, तुम कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? राजेश ने उस व्यक्ति से कहा। अच्छा हुआ तूने मुझे पहचान लिया, वरना मैं सोच रहा था तू शायद मुझे भूल गया। और ये क्या, जब भी तू अचलपुर आता है मुझसे ज़रूर मिलता है, और जब आज तेरा आना हुआ तू मुझे भूल ही गया। अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ भाई, सुबह तो होने देता, मैं तुझसे कल ज़रूर मिलता। ये देख, इस वक्त 11:35 हो रहे हैं। खैर ये बता कैसा है तू, और भाभी जी कैसी हैं? राजेश ने अपने दोस्त मोहन से कहा। सब झक्कास हैं भाई, अच्छी कट रही है, और इस वक्त तेरी भाभी मायके गई हुई है। तू मेरी छोड़ अपनी सुना मेरे दोस्त, शहर में रहकर तू बिल्कुल बदल चुका है। ये बता, तेरे दिल में कोई लड़की उतरी या नहीं? अभी तक किसी को पसंद किया कि नहीं? मोहन की बात पर राजेश मुस्कुराकर बोला, अपनी ज़िंदगी भी सबसे अलग है। मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी और उसके बाद मेरे दिल में ज़्यादा देर नहीं रुकी। इधर राजेश मोहन से गपशप लड़ा रहा था, उधर विक्रम भी वहीं पर आ गया।
राजेश ने मोहन को विक्रम से मिलवाया और उसके बाद इन तीनों ने काफ़ी देर तक आपस में बातचीत की। दूसरे दिन राजेश की नींद खुली तो उसने देखा बिस्तर पर उसका दोस्त विक्रम गायब था। राजेश मन ही मन बोला, लगता है सफ़र के पश्चात भारी थकान होने की वजह से नींद नहीं खुली। मगर यह विक्रम कब उठ गया? कुछ देर बाद राजेश बिल्कुल तैयार हो गया, मगर विक्रम घर पर नहीं था। हर शख्स शादी के कामों में बिजी था। बाद में राजेश को मालूम हुआ विक्रम मोहन के साथ गांव में घूमने गया हुआ है। आखिर विक्रम किसी गांव में पहली बार आया था। नाश्ते के समय राजेश, उसके फूफा और कई रिश्तेदार साथ में थे और उन सभी से बातचीत हुई। उसी समय अमित उसके पास आया और बोला, अरे राजेश, एक मिनट मेरे पास आना, तुमसे कुछ काम है। उसके बाद अमित ने राजेश से कहा, राजेश, हमारे गांव के रणधीर चाचा तुझसे मिलना चाहते हैं। कह रहे थे बहुत ही ज़रूरी काम है तुमसे, तुम उनके घर ज़रूर जाना। ठीक है अमित, मैं उनसे मिल लूँगा, राजेश ने कहा। रणधीर गुप्ता अचलपुर गांव के सबसे अमीर और हैसियत वाले इंसान हैं। उनका अचलपुर में काफ़ी मान सम्मान और नाम है। इनके छोटे भाई इस गांव के प्रधान हैं। जब राजेश अगली बार अचलपुर गांव आया था तब रणधीर गुप्ता से उनकी मुलाकात हुई थी। तकरीबन 10 बजे के करीब राजेश और उसका दोस्त विक्रम रणधीर गुप्ता के घर पहुंचे। अभी दोनों घर में दाखिल होते उसी समय एक लड़की जल्दबाजी में राजेश से टकरा गई, जिससे उसके हाथों में थमी हुई कुछ किताबें ज़मीन पर गिर गई। राजेश ने देखा पिंक कलर के सूट में एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो लड़की राजेश को देखकर घबरा गई और तुरंत ही बोल पड़ी, आई एम सॉरी, मैं लेट हो रही थी इसलिए जल्दबाजी में आपसे टकरा गई। उसके बाद वो लड़की अपने बालों को साइड में करते हुए नीचे पड़ी किताबों को उठाने ही वाली थी कि राजेश ने उन किताबों को उठाकर उसे देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए। जी थैंक्स। आप लोग कौन हैं? उस लड़की ने कहा। हम लोग गुप्ता जी के मेहमान हैं, क्या वो घर पर हैं? इस बार विक्रम बोला। जी हाँ, पापा घर पर हैं। उसके बाद वो लड़की स्कूटी पर बैठकर वहाँ से चली गई। उस घर में राजेश और विक्रम की मुलाकात एक महिला से हुई। वो महिला रणधीर गुप्ता की धर्मपत्नी थी। राजेश ने उन्हें नमस्कार किया। गुप्ता की पत्नी ने राजेश को तुरंत ही पहचान लिया और उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद गुप्ता जी आए। उनकी पत्नी ने अकेले में उनसे कहा, अजी, राजेश घर पर आया है, लड़का अच्छा है, इस बार आप उससे बात कर लीजिए। रणधीर गुप्ता राजेश से मिलकर बहुत खुश हुए। उन दोनों का अच्छे से मेहमान नवाजी की गई। बातों ही बातों में राजेश को पता चला गुप्ता जी ने अपनी बेटी नीलिमा के वर के रूप में राजेश को पसंद किया है। अगर इससे राजेश की सहमति हो और वो हमारी बेटी को पसंद करे तो बात आगे बढ़ाई जाए। इसी बीच गुप्ता की पत्नी बोल पड़ी, और हमारी बेटी नीलिमा काफ़ी सुंदर, सुशील, गुणवान है, पढ़ी लिखी है और सरकारी स्कूल में एक टीचर है, और हमारी बेटी के लिए हमारी नज़र में तुमसे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी तरफ से इस रिश्ते की स्वीकृति हो तो हमारी बेटी को देख लो और उसे पसंद कर लो। इस रिश्ते की बात सुनकर राजेश के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। इससे पहले वो कुछ कहता, उसका दोस्त विक्रम बोल पड़ा, आंटी जी, क्या आप अपनी बेटी की कोई तस्वीर हमें दिखा सकती हैं? मैं उम्मीद से कहता हूँ राजेश आपकी बेटी को ज़रूर पसंद आएगा। जब विक्रम ने गुप्ता की बेटी की फ़ोटो देखी तो वो चौंक गया। अरे ये तो वही लड़की है जो हमें अभी बाहर मिली थी। अरे राजेश, ये लड़की तो तेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तेरी इसके साथ जोड़ी भी अच्छी रहेगी, क्या बोलता है? विक्रम ने धीरे से राजेश से कहा। उसके बाद राजेश ने लड़की की फ़ोटो देखी। उसे भी लड़की पसंद आई। उसने इस रिश्ते के लिए अपनी अनुमति तो दे दी, मगर इसके लिए उन्हें उसके फूफा, बुआ, अमित और राजेश के चाचा से बात करनी होगी।
राजेश के चाचा जया के बारात वाले दिन आएंगे और साथ में वो अपनी लड़की से भी बात कर लेंगे। अभी राजेश वहाँ से लौटने ही वाला था, तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी हुई 3 तस्वीरों पर पड़ी, जिनमें से एक लड़की भी थी जिसकी नीली आंखें थी और वो उस तस्वीर में एक सुंदर सुशील लड़की लग रही थी। इन तीनों तस्वीरों पर मालाएं चढ़ी हुई थी। इसका मतलब साफ था, इस लड़की का निधन हो चुका है। राजेश के पूछने पर गुप्ता जी ने बताया, ये हमारे घर की बहू थी। इस लड़की की शादी हमारे बेटे अरुण से हुई थी, जिसका 2 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। और अपनी पत्नी के मौत के बाद से मेरा बेटा दुख और गम में हमसे दूर होता चला गया और किसी तरह से हम अपने बेटे को संभाल पाए हैं। राजेश उस लड़की को आश्चर्य और हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। उसके बाद वो वहां से वापस लौट आया। उसी शाम राजेश छत पर अकेला एक सोच में डूबा हुआ था। उसी समय विक्रम उसके पास आया और बोला, क्या बात है राजेश, जब से तुम गुप्ता के घर से वापस आए हो एक गहन चिंता में हो। एनी प्रॉब्लम माय फ्रेंड? राजेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, विक्रम, रणधीर अंकल ने अपनी बहू के विषय में जो कुछ भी बताया वो गलत है। क्या मतलब? विक्रम ने फट से कहा, मतलब उस तस्वीर में नजर आई वो लड़की शायद जिंदा है। राजेश ने विक्रम से कहा, वाट? ये सुनकर विक्रम को मानो एक झटका लगा। तुझे याद है ना विक्रम, जब हम लोग अचलपुर गांव आ रहे थे, रास्ते में हमें एक लड़की मिली थी, हूबहू उसी तरह की नीली आंखें। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है वो लड़की यही तस्वीर वाली थी। राजेश ने विक्रम को एक अनहोनी बात बताई। उसकी बात पर विक्रम बोल पड़ा, ये तू क्या बोल रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की कोई और थी। राजेश, इस तरह के टेंशन को अपने दिमाग से निकाल और नीचे आ जा। अमित के साथ नीचे सभी लोग तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। विक्रम ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर राजेश का दिमाग इसी में घूम रहा था। वो एक उलझन और एक कश्मकश में विक्रम के साथ नीचे चला आया। रात का वक्त था, 8 बज रहे थे। अंधेरा चारों ओर अपनी छवि बिखेर चुका था और रात के इसी अंधेरे में एक रिक्शा हौले हौले चलता हुआ एक नहर की नुक्कड़ पर आकर रुका। उसके बाद उस रिक्शे वाले ने रिक्शा पर बैठी एक औरत से बोला, बहन जी, ये नहर का रास्ता सीधे अचलपुर गांव को जाता है। यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है। आप इसी राह से चली जाइए, आप अचलपुर गांव पहुँच जाएंगी। उस रिक्शे पर बैठी हुई लाल साड़ी में लिपटी एक औरत रिक्शे से उतरी और अचलपुर जाने वाली राह की तरफ बढ़ निकली। थोड़ी देर बाद वो औरत अचलपुर गांव में आ चुकी थी। उसने अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाई। उसके बाद उस गांव को देखा। उसे गुजरे हुए कल के कुछ दृश्य नजर आने लगे जो कभी उसने अपनों के साथ इस गांव में बिताए थे। इन दृश्यों को देख उसकी सुंदर नीली आंखों में आंसू मोती बनकर बहने लगे और पल भर में ही उसका चेहरा कठोर हो गया। एक नफरत की आग उसके दिल में दहक रही थी। किसी से प्रतिकार लेने का अब समय आ चुका है और इसे अंजाम देने का वक्त भी। इधर घर में काफ़ी रौनक थी। बारात से पूर्व विवाह की सभी रस्में पूरी हो रही थी। नाच गाना बजाना सब आरंभ था। सभी लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। इसी चहल पहल और खुशियों के बीच विक्रम का फ़ोन बज उठा। विक्रम महफिल से बाहर आया। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली। ये कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। इस कॉल को देखते ही विक्रम का मुंह खुला रह गया। उसने मन में कहा, विक्रम बेटे, आज तो तू गया, तेरी अच्छी वाट लग जाएगी। जैसे ही उसने फ़ोन रिसीव किया, उधर से उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बरस पड़ी। ओह माय स्वीट प्रिया, इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? अगर मैं भूल गया था, तुमने तो मुझे याद कर ही लिया। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब माफ़ भी कर दो। देखो, इस तरह से नाराज़ नहीं होते बेबी। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, सच में। देखो, इस वक्त मैं फ़ोन पर तुम्हारे सामने कान पकड़कर उठक बैठक भी नहीं लगा सकता, सिर्फ मुंह से बोल सकता हूँ ना। इस बार मुझसे खता हो गई, आगे याद रखूँगा।
ओके। बस कल बारात है, उसके बाद विदाई होते ही मैं शहर आ रहा हूँ। फ़ोन पर बातें करते हुए विक्रम को पता ही नहीं चला वो कब गांव से बाहर आ गया। जब फ़ोन कट हुआ तो उसकी नज़र गांव के बाहर जाती हुई एक राह पर पड़ी और पास में ही एक बड़ा तालाब था। उस तालाब के आसपास लगे हुए घने पेड़ और अंधकार में डूबे हुए दूर दूर तक फैले हुए खेत नजर आ रहे थे। साथ में बागों से आती जानवरों की रुदन साफ सुनाई दे रही थी। ओह गॉड, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं गांव से बाहर आ गया। और रात के समय इस जगह पर कितना सन्नाटा दिख रहा है। जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरा है और ये जानवरों के रुदन आसपास के वातावरण को भयभीत कर रहे हैं। विक्रम मन ही मन बुदबुदाया। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो वो चौंक पड़ा। हे भगवान, 12:40। रात बहुत हो गई। इससे पहले किसी अनहोनी से सामना ना हो जाए। मुझे चलना चाहिए। क्या करूं यार, भूत प्रेतों से तो मैं बहुत डरता हूँ। जैसे ही विक्रम वापस लौटने लगा उसी पल चमगादड़ों की एक फौज उड़कर उसके सामने से निकल गई और तरह तरह की आवाज़ें आसपास से आने लगी। ये देख विक्रम की कपकपी छूट गई। उसका दिल धक धक करने लगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र तालाब के पास पड़ी तो उसके रोए खड़े हो गए, आंखें फटती चली गई। सामने तालाब के पास साड़ी पहने हुई औरत का साया नजर आया जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अब तो विक्रम की हालत और भी बुरी हो गई और विक्रम के देखते देखते उस स्त्री ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके लहलहाते बाल, चमकती आंखें, भयानक डर का माहौल विक्रम के खौफ को और भी दुगना कर रहा था। हे भगवान, कौन है ये औरत? कहीं ये एक डर और दहशत चारों ओर फैली हुई थी। उस औरत को देख विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वो वहीं पर स्थिर हो गया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और विक्रम तुरंत ही भय से पीछे पलटा। सामने मोहन खड़ा था। विक्रम को इस तरह से डर और खौफ में देखकर मोहन बोल पड़ा, विक्रम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और काफ़ी डरे हुए भी लग रहे हो। क्या बात है भाई? मोहन को सामने देख विक्रम ने उसे तालाब की तरफ इशारा करके बोला। मोहन। वो इतना कहकर विक्रम की बोलती बंद हो गई। अब उस स्थान पर वो औरत नहीं थी। पल भर में वो औरत वहां से गायब। अब तो विक्रम हक्का भक्का अचंभित होकर कभी घने पेड़ों की तरफ देखता तो कभी मोहन की तरफ। इधर गांव में राजेश घर के बाहर एक चेयर पर बैठा किसी ख्यालों में डूबा था। उसी समय किसी काम से अमित बाहर आया और राजेश को देख उसके पास आकर बोला, अरे राजेश, सुना है रणधीर चाचा अपनी बेटी नीलिमा की शादी तुमसे करना चाहते हैं। क्या ये सच है? राजेश ने अमित की तरफ देखा और कहा, हाँ अमित, ये सच है। आज मेरी इसी विषय पर उनसे बात हुई थी। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। वैसे गुप्ता की बेटी नीलिमा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सरकारी जॉब भी करती है, साथ में सुंदर होने के साथ संस्कारी भी है। क्या ये बात तुमने माँ और पिताजी से कही? अभी नहीं राजेश। जब मैं गुप्ता जी के घर गया था एक अजीब सा तथ्य मेरे सामने आया और यहीं से एक अनोखे सवाल का पहलू विडंबना बनकर मेरे दिमाग में भंवर की तरह घूम रहा है। राजेश चेयर से उठते हुए बोला, क्या मतलब राजेश? मैं कुछ समझा नहीं, अमित ने कहा। राजेश ने पलटकर अमित की तरफ देखा और कहा, अमित, अभी तो इसे कन्फर्म करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी सही निष्कर्ष सामने आएगा। अमित राजेश की अनसुलझी बात को समझ नहीं पाया और आश्चर्यचकित होकर राजेश को ही देख रहा था। नीली आंख के तीसरे उपाध्याय में एक दिलचस्प मोड़। विक्रम ने उस रात की घटना अपने दोस्त राजेश से शेयर नहीं की और ना ही मोहन ने इस बात का खुलासा किसी से किया, क्योंकि वो समझता है विक्रम को भूले भटके कुछ वहम हुआ था। मगर ये सब घटनाएं आने वाले भविष्य में राजेश
और विक्रम के लिए एक अनोखी और अजीब स्थिति पैदा करने वाली हैं। और जो रिश्ते एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उसी रिश्ते से संबंधित एक अनसुलझा हुआ तार एक नई कहानी से जुड़ने जा रहा है। और इससे पहले जो अनुभव राजेश को हो रहा है, वही हकीकत बनकर सामने आने वाला है। और इसी सच्चाई से अचलपुर गांव में एक हलचल मच जाएगी। आज शाम को जया की बारात आने वाली है, जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही थी। बारात का स्वागत करने के लिए हर शख्स अपने कामों में लगा हुआ है और हर तरफ सजावट की जा रही थी। उसी दिन राजेश के चाचा भी आ गए और सभी से मिले। करीब 2 या 3 बजे राजेश विक्रम के साथ पास के एक कस्बे के एक मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए निकल गया। अचलपुर गांव से ये कस्बा 3 किलोमीटर दूर था और वो दोनों उसी कस्बे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी राजेश ने देखा विक्रम खामोश गुमसुम सा था, ना बोल रहा था, ना ही किसी प्रकार से हंसी मजाक के मूड में था। ये देखकर राजेश को अजीब सा लगा। आखिर उसने विक्रम से पूछ ही लिया, क्या बात है विक्रम, तुम इतने खामोश और टेंशन में क्यों हो? क्या प्रिया से झगड़ा हो गया? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो विक्रम बात को टालने की कोशिश में था, मगर राजेश कहाँ मानने वाला था। जब राजेश ने ज़्यादा फोर्स किया तो विक्रम ने उससे कहा, राजेश वो क्या है कि इससे पहले विक्रम अपनी बात पूरी करता। उसी समय सामने रोड पर एक लड़की उन दोनों को दिखी और वो हाथ से कार को रोकने का इशारा कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, स्टॉप प्लीज़, कार को रोकिए। राजेश ने कार को ब्रेक मारी और कार रुक गई। जब उन दोनों ने उस लड़की को पास से देखा तो चौंक गए। अरे ये तो नीलिमा है, रणधीर गुप्ता की लड़की। विक्रम ने कहा, प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। सामने रोड पर एक बुजुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और उसे काफ़ी चोट आई है, खून भी बहुत बह रहा है। आप उसकी मदद कीजिए और उसे हॉस्पिटल ले चलिए, वरना वो मर जाएगा। नीलिमा ने उन दोनों से विनती की। नीलिमा की बात सुनकर दोनों फौरन कार से बाहर आए और सामने देखा सड़क पर एक बुजुर्ग शख्स चोटिल पड़ा हुआ है। सर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे काफ़ी खून बह रहा था। आसपास कई लोग खड़े थे और पास में ही नीलिमा की स्कूटी खड़ी हुई थी। वहां उपस्थित कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। राजेश और विक्रम उस जगह पर पहुंचे और लोगों की मदद से उस बुजुर्ग को कार में बिठाया। उसके बाद नीलिमा से कहा, आप बेफिक्र रहिए, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। तब नीलिमा ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद राजेश और विक्रम उस बुजुर्ग को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने उस बुजुर्ग को देखा और कुछ देर बाद उस बुजुर्ग की जान बच गई। तब तक उसके घर वाले भी आ गए थे। जब राजेश और विक्रम हॉस्पिटल से लौट रहे थे, उसी समय बाहर नीलिमा उन्हें मिली। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप में इंसानियत का जज्बा है, नीलिमा ने उन दोनों से कहा। नीलिमा जी, शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए, क्योंकि आप में भी दूसरों के लिए वो दर्द है जो आज के ज़माने में बहुत कम लोगों में होता है। नीलिमा के लबों पर हल्की मुस्कान आई और उसके बाद वो बोल पड़ी, आप दोनों तो वही हैं जो उस दिन मेरे घर आए थे। जी हाँ नीलिमा, हम वही हैं जिस दिन आप हमें मिली थी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम आपको एक सरप्राइज़ दें। विक्रम, राजेश बीच में ही बोल पड़ा। सॉरी दोस्त, विक्रम ने कहा। इसके बाद इन तीनों में काफ़ी बातें हुई। इसी बीच नीलिमा को पास से देखने और जानने पहचानने का मौका राजेश को मिला। नीलिमा एक अच्छी लड़की थी, उसके अंदर सुंदरता के साथ सभ्यता और इंसानियत भी, और राजेश ये समझ चुका था। उसके बाद राजेश और नीलिमा की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन नीलिमा को ये नहीं मालूम था उसके हमसफ़र के रूप में उसके पेरेंट्स राजेश को चुन चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे रात घिरने लगी और जया की बारात भी आ गई। चारों ओर खुशियों की फिजा फैली हुई थी।
अंधेरी रात में हर तरफ रोशनी बिखरी हुई थी, आतिशबाजी फूट रही थी और उससे आकाश में रिमझिम रोशनी हो रही थी। सभी बाराती डांस गाने में मशगूल थे। इधर राजेश, अमित, विक्रम, मोहन और उसके सभी दोस्त, भाई, रिश्तेदार बारात का स्वागत करने के लिए तैयार थे। आज राजेश काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और शर्ट के ऊपर कोट पहने हुए और सर पर पगड़ी बंधे हुए बहुत ही जच रहा था। इधर घर की रेलिंग पर लेडीज़ों की भीड़ में नीलिमा की नज़र बार बार राजेश को देख रही थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। नीलिमा भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, ब्लैक कलर का शरारा सूट पहने हुए और सर पर एक बालों का जूड़ा बंधे हुए बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी अचानक राजेश की नज़र बारात से दूर एक पेड़ के नीचे लाल कलर की साड़ी में शॉल ओढ़े हुए एक लड़की पर पड़ी। इस लड़की को देख राजेश का दिमाग ठनक उठा, क्योंकि यह लड़की वही थी जो उस रात राजेश और विक्रम को मिली थी और उसकी नज़रें लगातार उस बारात को देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द दिख रहा था। राजेश की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो सब कुछ भूल गया। जिन विचारों में राजेश का दिमाग 2 दिनों से लगा हुआ था, वही अनसुलझी पहेली आज उसे नज़र आ ही गई। इससे पहले राजेश उस तक पहुंचता, अचानक ही वो उस पेड़ से गायब हो गई। राजेश अचंभित होकर उसे हर तरफ खोज रहा था। उसी समय अमित ने उससे कहा, क्या हुआ राजेश, किसे ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं यार, तू चल, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वो इस महफिल से निकल गया। अब राजेश की एक ही कोशिश थी, किसी तरह उस लड़की को खोजना और उसके बारे में सब कुछ मालूम करना। राजेश बारातियों से दूर और भीड़ भाड़ से अलग एक एकांत स्थान पर आ गया। अभी भी उसकी निगाहें हर दिशा में उस लड़की को तलाश कर रही थी। तभी उसने देखा उस लड़की की परछाई एक गली से निकली और दूसरी तरफ तेजी से चली गई। राजेश फौरन ही उसके पीछे लग गया। चलते चलते वो एक मंदिर के पास आ गया, जहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और पास में एक चबूतरा बना हुआ था, मगर राजेश को वो नज़र नहीं आई। राजेश हताश होकर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी कोशिश विफल हुई तो वो वापस जाने लगा। राजेश, अचानक ही एक लड़की की आवाज़ आई। कौन हो तुम? राजेश ने उससे कहा। मैं वही हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, उसने राजेश से कहा। ये सुनकर राजेश को एक झटका सा लगा। उसने तुरंत ही कहा, मगर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आ रही हो? शायद तुम वही नीली आंखों वाली लड़की हो जिस रात तुमने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। हाँ राजेश, मैं वही नारी हूँ जिस पर कुछ जालिमों ने अत्याचार किया है और मुझे जान से मार दिया। आज मैं दर दर भटक रही हूँ उन दरिंदों से इंतकाम लेने के लिए, और मेरे दिल में दहक रही बदले की आग तभी शांत होगी जब मेरे हत्यारे इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। जब राजेश ने यह सुना तो वो अंदर तक हिल गया, शॉक्ड सा हो गया, दिमाग सन रह गया। ओह माय गॉड, ये लड़की एक आत्मा है। इसका मतलब गुप्ता के घर पर जिस तस्वीर में मैंने मर्द लड़की को देखा था, कहीं वो यही तो नहीं? तभी राजेश बोल पड़ा, देखो राधिका, तुम्हारा नाम राधिका है ना? देखो राधिका, मुझे नहीं मालूम था तुम एक अतृप्त आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? किसने तुम पर जुल्म किया? आखिर तुम्हारे अतीत की कहानी क्या है? प्लीज़ मुझे बताओ। राजेश, बस इतना ही समझ लो, 2 प्रेम करने वालों को एक भयानक सज़ा मिली है और हमारे प्रेम को ख़त्म करने वाले इसी गांव में रहने वाले हैं, और अब वो लोग इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। इसी के साथ आवाज़ आनी बंद हो गई। राजेश हैरत और अचंभित होकर वहीं खड़ा रहा। अब उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे और उन सवालों के कोई भी जवाब उसके पास नहीं थे। मायूस होकर राजेश शादी के फंक्शन में लौट आया। धीरे धीरे ये विवाह संपन्न हुआ और जया की विदाई भी हो गई। उसके दूसरे दिन घर में सभी लोग एक साथ मौजूद थे। राजेश के चाचा ने कहा, भाई ये तो अच्छी बात है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। एक बार राजेश गुप्ता की लड़की को देख ले और उसे पसंद कर ले तो सारी बातें एक साथ हो जाएंगी। क्यों राजेश, तुम्हारा क्या कहना है?
मगर राजेश गुमसुम और खामोश बैठा था। ये देख राजेश के फूफा ने कहा, क्या बात है राजेश, तुम किस दुविधा में हो? आखिर तुमने ही इस रिश्ते की मंजूरी दी थी। राजेश ने कहा, वो नहीं फूफा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। राजेश की बात सुन विक्रम ने उसकी तरफ देखा और वो समझ गया आखिर राजेश किस बात को लेकर इतना परेशान है। तभी राजेश की बुआ बोल पड़ी, अजी लड़के के सामने ही उसकी शादी की विषय में चर्चा हो रही हो तो ऐसे में हर लड़का बड़ों के बीच ऐसे ही शर्माता है, क्यों राजेश? बुआ की बात पर सभी लोग हंस पड़े। उसके बाद एक फैसले को लेकर सभी लोग नीलिमा को देखने के लिए और शादी के विषय में बात करने के लिए तैयार हुए। उसी वक्त रणधीर गुप्ता के घर पर उनकी पत्नी अकेली थी। गुप्ता जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और नीलिमा भी घर नहीं थी और उनका बेटा अरुण भी कहीं और था और घर के सदस्य किसी न किसी काम में बिजी थे। जब गुप्ता की पत्नी ऊपर वाले एक रूम में आईने के सामने मेकअप में लगी हुई थी, उसी समय उन्हें एक पायल की आवाज़ सुनाई दी और साथ में अजीब सी आहट आने लगी। ये सुनकर वो सब छोड़कर कमरे से बाहर आई। तभी उन्हें एक परछाई नजर आई। वो हल्का सा घबराई और देखते ही देखते एक औरत का अक्स लाल जोड़े की साड़ी में उनके सामने खड़ी नजर आई। बिखरे हुए बाल, हाथों में लगी हुई मेहंदी, माथे पर एक सुंदर बिंदिया और उसे एकटक देखने वाली उसकी नीली आंखें। इस औरत को देख गुप्ता की पत्नी के होश उड़ गए। पैरों तले जमीन हट गई, उनका मुंह खुला ही रह गया। एक दहशत और खौफ उस चेहरे को देखने के बाद उसके दिलो दिमाग में हावी हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, तुम जिंदा हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम तो मर गई थी। उसकी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उससे बोली, क्यों सुनंदा, मुझे देखकर तुझे अपने गुनाह याद आ रहे हैं या नहीं? बहुत ही कृत और घिनौना कार्य किया है तुमने मेरे साथ। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं। चीखते हुए गुप्ता की पत्नी सुनंदा सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे भागता हुआ देख वो नीली आंखों वाली लड़की वहां से गायब हुई और एक धुआं बनकर उसके सामने प्रकट हो गई। अब तो सुनंदा की जान हलक में अटक गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने भय और दहशत से उससे कहा, राधिका बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। मौत को सामने देखकर तुझे वो रिश्ते याद आ गए जिसे तूने अपने पैरों तले कुचल दिया था। मुझे जान से मारकर मेरे अरुण को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन आज तू जिंदा नहीं बचेगी। इसी के साथ उस लड़की का चेहरा भयानक होता चला गया। नीली सुंदर आंखें खतरनाक हो गई, दांत नुकीले नजर आने लगे, बालों की जुल्फें चेहरे पर उड़ने लगी। ये देख सुनंदा के हार्ट को एक झटका पड़ा और वो गश खाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ी और लुढ़कते हुए नीचे आने लगी। उसी समय नीलिमा घर पर आई और जब उसने अपनी माँ की जख्मी और चोटिल हालत में देखा तो वो चीखकर उसकी तरफ दौड़ी, मम्मी, ये सब कैसे हुआ मम्मी? अपनी माँ को इस हाल में देख नीलिमा बेतहाशा घबरा गई और रोने लगी। सुनंदा की हालत बहुत ही नाजुक थी। सर पर एक गहरी चोट लगी थी, जगह जगह फर्श पर खून फैला हुआ था और साथ में शरीर पर कई जगह चोट और खरोंच के निशान थे और उसकी निगाह सीढ़ियों पर लगी हुई थी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। राजेश घर पर बैठा हुआ एक बुक पढ़ रहा था। उधर उसका दोस्त विक्रम फोन पर बातें करने में बिजी था। उसी समय अमित घबराहट में घर पर आया। आते ही वो राजेश से बोला, राजेश, अब हम लोग रणधीर चाचा के घर ये रिश्ता लेकर नहीं जा सकते। क्या हुआ अमित, तुम इतना परेशान क्यों हो और साथ में घबराए हुए भी लग रहे हो? राजेश ने उससे सवाल किया। एक अनर्थ हो गया है राजेश। नीलिमा की मां सीढ़ियों से गिर गई है और उनके सर पर गहरी चोट भी लगी है। वो इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अमित एक ही सांस में सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुन राजेश को एक झटका सा लगा। वो एक सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने राजेश से कहा, ये सब कैसे हुआ अमित? पता नहीं राजेश, ये सब कैसे हुआ। अभी मोहन से मिलने के बाद मुझे ये खबर मिली है, अमित ने राजेश से कहा। अब इस मुश्किल भंवर में एक और मुसीबत ने दस्तक दी। अभी तक राजेश उस नीली आंखों वाली एक रूहानी आत्मा लड़की के विषय में सोच सोचकर परेशान हो रहा है।
जिसके संबंध शायद गुप्ता फैमिली से हैं और गुप्ता की लड़की से उसके विवाह के रिश्ते को लेकर वो गहरी दुविधा में था। अब इस नए संकट का सूत्रधार कहीं वो नीली आंखें तो नहीं। अब इसका पता हॉस्पिटल जाकर ही मालूम होगा। उसके बाद सभी नीलिमा की मां को देखने हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर नीलिमा के साथ उसके बड़े भाई अरुण और घर के परिजन भी मौजूद थे। सभी के चेहरे पर दुख और चिंता दिख रही थी। सबसे ज़्यादा गम में नीलिमा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय राजेश के साथ सभी लोग उनके पास आए। देखा नीलिमा की मां सुनंदा काफ़ी सीरियस थी। सर पर एक गहरी चोट थी। ये सब कैसे हुआ नीलिमा? राजेश ने नीलिमा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नीलिमा ने राजेश की तरफ देखा और भर्राए हुए आवाज़ में बोली, राजेश, जब मैं घर पर पहुंची तो माँ सीढ़ियों के नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। उन्हें काफ़ी चोट आई हुई थी। ये देख मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। कहते हुए नीलिमा रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोली, हाँ, कुछ दिनों पहले मम्मी कह रही थी घर में अजीब सी आहट होती रहती है। ऐसा लगता था कोई इस घर में मौजूद है। अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। नीलिमा की इस बात पर राजेश का जहन कौंध उठा। उसे नीली आंखों वाली लड़की की कही बात याद आने लगी, मगर फिर भी उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। इसी बीच राजेश ने यह नोटिस किया कि नीलिमा तो अपनी माँ की इस हालत पर काफ़ी रो रही थी, मगर उसके भाई और उनके चेहरे पर कोई रंज नहीं था और ना ही किसी प्रकार का कोई दुख। ये देख राजेश को आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसी हालत में एक माँ के लिए बेटे पर कोई असर ही नहीं। उसी रात छत पर राजेश, विक्रम, अमित तीनों चाय पीते हुए एक गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। तभी राजेश ने उससे एक सवाल किया, अमित, ये गुप्ता के बेटे अरुण की पत्नी का क्या नाम था? अमित ने राजेश की तरफ देखा और उससे कहा, राजेश, अरुण की बीवी का नाम राधिका था। मगर ये सवाल क्यों राजेश? बस अमित का कहना था। राजेश को ऐसे लगा उसे 440 वोल्ट का ज़बरदस्त झटका लगा हो। हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ, हे भगवान, आखिर मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। राजेश मन ही मन में बुदबुदाया। राजेश, उस रात एक नीली आंखों वाली लड़की जब हमें मिली थी उसने भी अपना नाम राधिका ही बताया था। इसका मतलब जो तू कह रहा था। दोनों की बात काटते हुए अमित बोल पड़ा, आखिर बात क्या है राजेश? तुम किस दुविधा में हो? तब राजेश ने सारी सच्चाई अमित को बताई, जिसे सुन अमित को भी हैरत का एक झटका लगा। ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? राधिका की भटकती हुई आत्मा? ये बात समझ से बाहर है, क्योंकि आज तक तो गांव में किसी का सामना राधिका की आत्मा से हुआ नहीं। फिर वो तुमसे कैसे टकराई? हो सकता है राजेश, ये राधिका नाम की कोई और लड़की हो और तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रही हो। यही तो एक उलझन और परेशानी का विषय है, और मैं उस लड़की का चेहरा भी सही से नहीं देख पाया। अमित, मुझे ये बताओ, राधिका की मौत कैसे हुई थी? राजेश की इस बात पर अमित ने चाय का कप ट्रे में रखा और कुछ सोचकर उसने आज से 2 साल पहले की एक घटना को राजेश के सामने बयान किया। राजेश, ये बात शायद तुम नहीं जानते हो। नीलिमा की माँ यानी सुनंदा रणधीर चाचा की दूसरी पत्नी है। अपनी पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी और अरुण उसका अपना बेटा नहीं, सुनंदा उसकी सौतेली माँ है। यही कारण है आज तक वो अरुण को अपने इशारों पर चलाती आई है। आज तक अरुण ने वही किया जो उसकी सौतेली माँ ने कहा। लेकिन जब अरुण को राधिका नाम की एक लड़की से मोहब्बत हुई तो अरुण उससे दूर होता नजर आया, क्योंकि वो जो चाहती थी अब वो नहीं हो रहा था। और इसका कारण था परी जैसी खूबसूरत राधिका। राधिका निर्जलपुर गांव की रहने वाली एक किसान की लड़की थी। राधिका एक सुंदर, सुशील, गुणवान, नीली आंखों वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। एक बार अरुण ने सावन के महीने में राधिका को एक बाग के खलिहान में देखा था। उस दिन राधिका अपनी सखियों के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुंदर आंखें, माथे पर एक सुंदर बिंदिया, हाथों में एकाध चूड़ियाँ और येलो कलर के सूट में
बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसकी जुल्फ़ें बार बार चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखने के बाद वो राधिका की सुंदरता पर फिदा हो गया और उससे मोहब्बत कर बैठा। अरुण से मिलने के बाद राधिका को भी अरुण से उतना ही लगाव हो गया और दोनों के बीच बेपनाह मोहब्बत हो गई। तब अरुण ने यह फैसला किया कि वो राधिका को अपनी अर्धांगिनी ज़रूर बनाएगा। लेकिन ये बात जब अरुण के फैमिली वालों को मालूम हुई तो सुनंदा उससे बेहद नाराज़ हुई और उसे अपने काम बिगड़ते नजर आए, क्योंकि वह अरुण की शादी कहीं और करना चाहती थी जिसमें उसका अपना एक फ़ायदा था। उसने अरुण को मनाने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश नाकाम हुई। अरुण को अपने फैसले और ज़िद के आगे ना तो रणधीर गुप्ता की चली और ना ही सुनंदा की चली। उसके बाद अरुण के अड़िग फैसले के आगे रणधीर चाचा हार गए और सुनंदा की भी एक नहीं चली। आखिर रणधीर चाचा राधिका के पिताजी से मिले और अरुण और राधिका की शादी के विषय में उनसे बातचीत हुई। धीरे धीरे ये रिश्ता तय हुआ और कुछ दिनों के बाद अरुण और राधिका का विवाह धूमधाम से हुआ। राधिका की डोली उसके घर से चलकर अरुण के आंगन में आ गई। राधिका से विवाह के बाद अरुण बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ सुनंदा इस विवाह से जल भुन सी गई थी। वो अरुण से हमेशा कटकर रहती, उससे बात करना बंद कर दिया। राधिका के रूप में उसने उसे बहुत स्वीकार नहीं किया। उसकी आंखों में राधिका एक फांस बनकर चुभने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और घर में सुनंदा का व्यवहार राधिका के लिए अच्छा नहीं था। बात बात पर उसे ताने देना, उसे बुरा भला कहना, ये सब होता रहा। इस बात से अरुण को बहुत दुख होता, मगर वह चुप ही रहता। लेकिन कुछ दिनों के बाद राधिका के प्रति सुनंदा का व्यवहार बदला। उनका कठोर दिल नरम हो गया। उसके बाद राधिका को वो मानने लगी और इस तरह गुप्ता फैमिली में हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। एक दिन अरुण को अपने एक दोस्त की शादी में शहर जाना था। उसके दोस्त ने खास करके उसे इनवाइट किया था, सो वो मना नहीं कर पाया। अरुण अपनी बीवी राधिका के साथ इस शादी को अटेंड करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अरुण ने सोचा, दोस्त की इस शादी में उसने कोई गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए उसने कोई तोहफा तो लिया ही नहीं। ये सोचकर अरुण ने कार को एक बड़े से दुकान के पास साइड में खड़ा कर दिया और राधिका को उस कार में छोड़ उस दुकान में चला गया। मात्र 20 मिनट के बाद जब अरुण वापस लौटा तो राधिका उस कार में नहीं थी। ये देख अरुण ने आसपास उसे ढूंढा, मगर उसका कहीं भी कोई पता नहीं था। वो घबरा गया। उसने राधिका को कॉल भी नहीं किया क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन कार में ही पड़ा था। तरह तरह की शंकाएं उसे घेरने लगी। मन विचलित सा हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद वो वापस घर आ गया। घर पर जब ये खबर हुई तो घर के सदस्य परेशान हो गए और राधिका की नीयत पर शक भी करने लगे। धीरे धीरे ये खबर गांव में फैल गई और इधर उधर की बातें करने लगे। राधिका, जो काफ़ी खोजने के बाद उसे हर जगह पता किया, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं था। तब अरुण ने पुलिस थाने में जाकर राधिका के गुम हो जाने की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके अगले दिन गांव में एक सनसनीखेज खबर फैली। पुलिस को अचलपुर गांव से दूर एक घने बीहड़ जंगल में एक जली हुई लाश मिली थी। देखने में वो कोई लेडीज़ मालूम होती थी, मगर उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। चेहरा बेकार हो गया था। लेकिन बॉडी की जांच पड़ताल, छानबीन और उसकी कुछ निशानी के तौर पर यह मालूम हुआ ये जली हुई बॉडी राधिका की थी। राधिका की मौत जैसे अरुण पर एक तूफानी गाज गिरी हो। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी राधिका उसे छोड़ गई। उस दिन अरुण पर मुसीबत ने गहरी दस्तक दी। वो फूट फूट कर रोया। राधिका के निधन से गुप्ता फैमिली में एक कोहराम मच गया। सभी लोग बहुत आहत हुए, लेकिन ये नहीं मालूम हो पाया ये सब कैसे हुआ। जब से राधिका अरुण को छोड़ इस दुनिया से गई है, उसकी ज़िंदगी वीरान हो गई। हंसता मुस्कुराता चेहरा बुझ सा गया। पागल दीवानों की तरह इधर उधर घर से दूर रहने लगा और शराब पीने लगा। ना जाने क्यों अरुण ने राधिका की मौत का कसूरवार सबसे ज़्यादा अपनी सौतेली माँ सुनंदा को ठहराया।
लेकिन पुलिस ने यह पता नहीं कर पाई आखिर राधिका के साथ इतनी नीच और हैवानियत भरा कार्य किसने किया था। उसके बाद अमित खामोश हो गया। राजेश और विक्रम अभी भी अमित की तरफ देख रहे थे। इस कहानी को सुनकर राजेश का जहन कुछ सवालों से मुक्त हुआ, लेकिन अभी भी कुछ अलंबित है जो पर्दे के पीछे है। फिलहाल राजेश को पूरी तरह से यकीन हो गया। बार बार उसे नजर आने वाली वो नीली आंखों वाली स्त्री राधिका ही है, जिसकी दर्दनाक मौत का खुलासा नहीं हो पाया, और उसकी आत्मा इस मौत के रहस्य को बेनकाब जरूर करेगी। क्या सोच रहे हो राजेश? क्या सच में वो अतृप्त आत्मा राधिका ही है? विक्रम ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। राजेश ने विक्रम और अमित से कहा, आत्मा, भूत प्रेत और रूहानी शक्तियों पर बिलीव अब इंसानों के अंदर ज़्यादा नहीं देखा गया है, और आज के दौर में इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं। फिलहाल हमें इंतज़ार है नीलिमा की माँ के होश में आने का। अब वही सारी सच्चाई बता सकती है। तभी राजेश की बुआ छत पर आई और उन तीनों से बोली, अरे तुम लोग कब तक जागते रहोगे? जरा घड़ी में टाइम देखो, रात के 12 बज चुके हैं। चलो नीचे आ जाओ और सो जाओ। अमित की माँ ने चाय की ट्रे उठाते हुए वहाँ से चली गई। उसके बाद तीनों उठकर नीचे चले आए। दूसरे दिन जब सुबह राजेश ने आज के अखबार में एक मर्डर की न्यूज़ पढ़ी, और ये न्यूज़ इसी गांव के आसपास क्षेत्र से संबंधित थी। कल रात एक शख्स की कटी हुई लहूलुहान डेड बॉडी एक सुनसान जंगल के घनघोर इलाके की तरफ पुलिस ने बरामद की थी। ऐसा लग रहा था किसी खूंखार जानवर ने उस पर अटैक किया था, या किसी इंसान ने बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया हो। और इसी के साथ ये खबर और गांव में राजेश को मोहन के द्वारा सुनने को मिली। गांव का बिरजू नाम का एक मजदूर कल रात से ही एक खौफ के दहशत में और अंदर से काफ़ी डरा सहमा है, और इसका खुलासा ना वो अपनी पत्नी से कर पा रहा है, ना ही गांव वालों से। कल रात 9 बजे गांव के जंगल वाले उसी स्थान पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई है। इन दोनों खबरों से राजेश का माइंड घूम गया। राजेश ने गौर किया जो मर्डर की न्यूज़ अखबार में थी और जिसका खून हुआ था उसका नाम मंगेश था। पहले ये एक नामी चोर लुटेरा था, चोरी डकैती करता था और कई बार जेल जा चुका था। और आज के न्यूज़पेपर में उसका कत्ल बहुत ही निर्दयता से किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बिरजू नामक शख्स उसी स्थान पर किसी अनहोनी को देखना, ये दोनों घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। अब राजेश का माइंड तीव्र गति से एक ही तरफ दौड़ने लगा। कहीं इन घटनाओं का संबंध वो नीली आंखों वाली लड़की राधिका से तो नहीं, फिर क्या था? उसके बाद राजेश विक्रम और अमित के साथ बिरजू के घर की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद राजेश, विक्रम और अमित तीनों बिरजू के घर पहुंचे, जहां उसकी पत्नी से मुलाकात हुई। उसके बाद वो लोग बिरजू से बात करने के लिए उसके पास आए। देखा बिरजू एक शॉक में था। ऐसा लग रहा था उसने अपनी आंखों से हैरत अंगेज और भयावह चीज़ को देखा हो। उसके बाद राजेश ने उससे अत्यधिक भय का कारण पूछा, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। जब अमित ने एक रूहानी आत्मा और खतरनाक औरत के बारे में जिक्र किया, तो उसने किसी तरह से उन लोगों के सामने रात की उस घटना को बयां किया। कल रात जब वो अपने काम से लौट रहा था, तब वो शराब के नशे में अनजान दिशा की तरफ निकल गया। उसे कुछ होश नहीं था वो कहाँ जा रहा है। एक सुनसान जंगल वाले रास्ते पर अचानक ही उसने देखा झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई जंगली जानवर किसी मर्त जानवर को घसीट कर ले जा रहा था। और उसके बाद एक भयानक दृश्य सामने देखने को मिला। एक औरत किसी इंसान को घसीटते हुए ले जा रही थी। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। उसके बदन पर एक लाल साड़ी लिपटी हुई थी। जगह जगह उस औरत के जिस्म पर खून के कतरे बिखरे हुए थे, और वो आदमी मर चुका था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में खतरनाक हथियार गोदे गए हों। पूरा शरीर कटा फटा था। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून बह रहा था। ये देख मैं काफ़ी डर गया। थोड़ी देर बाद वो औरत उसे घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गई। उसके बाद उसे छोड़ दिया। उसके बाद मुझे वो नज़ारा देखने को मिला जिसे देख मेरा नशा उतर गया। जब उस औरत का मैंने चेहरा देखा तो मैं अंदर तक सिहर गया। पूरा शरीर कांपने लगा। एक दहशत और खौफ मेरे अंदर समा गया।
उस औरत का चेहरा जला हुआ खतरनाक दिख रहा था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और पल भर में ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। ये देख मैं गिरते पड़ते वहां से भागा और एक सड़क पर आकर गिर पड़ा। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और मैं किसी तरह घर तक पहुंचा। मेरी आंखों के सामने हुई ये घटना इतनी भयानक थी कि मैं इसे किसी से कह नहीं पाया। बिरजू की कहानी सुनकर राजेश को पूरी तरह से यकीन हो गया। ये राधिका की ही आत्मा थी। उसका भयानक प्रतिशोध एक और इंसान को अपने शिकंजे में कस चुका था। उसके बदले की आग उन इंसानों की जिंदगी खत्म कर रही है जो उसके गुनहगार हैं। धीरे धीरे ये दिन गुजरा। नीलिमा की माँ होश में लौट चुकी थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी। सर पर गहरी चोट लगने से उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। शाम के वक्त राजेश और विक्रम गांव के बाहर एक नहर के पास एक गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। विक्रम कार के बोनट पर बैठा हुआ राजेश को देख रहा था और राजेश पास में खड़ा नहर के बहते हुए पानी को देख रहा था। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। आसपास के ग्रामीण किसान और अन्य लोग खेती से लौट रहे थे। एक आध राहगीरों का आना जाना लगा था। तभी विक्रम ने उससे कहा, अब क्या सोच रहे हो राजेश? यही कि अब तू अकेला वापस शहर चला जा और मैं तब तक शहर नहीं लौटूंगा जब तक इस अनोखी समस्या का अंत नहीं हो जाता। मैं यहीं रहूंगा इसी गांव में। राजेश की बात पर विक्रम आश्चर्य से उसे देख रहा था। तब राजेश ने उससे दोबारा कहा, विक्रम, इस गांव में आने के बाद मैं अपने आप को अजीब अनहोनी के दायरे में खड़ा पा रहा हूँ। मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल हो रही है। जब तक इस राधिका की मौत से पर्दा उठ नहीं जाता मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राजेश ने विक्रम से कहा। राजेश की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया और कार के बोनट से उतरकर उसके पास आया और राजेश को अपनी तरफ करके बोला, राजेश, तू क्या समझता है? तू कह देगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा। क्या बात कर दी तूने यार। अगर तू इस रहस्यमयी अजीबोगरीब प्रॉब्लम को हल करना चाहता है तो सुन, ये विक्रम भी तेरे साथ हमेशा रहेगा। हम दोनों साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। मगर विक्रम, इससे पहले राजेश कुछ कहता, विक्रम बीच में ही बोल पड़ा, बस राजेश, और कुछ नहीं। जो मैंने कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझ। ठीक है विक्रम, वाट एवर यू वांट इज राइट। तू चल भाई, वापस घर चलें। सूरज डूब चुका है और शाम घिर चुकी है, विक्रम ने उससे कहा और दोनों कार में बैठ घर वापस लौट आए। में ही बोल पड़ा, बस राजेश, और कुछ नहीं। जो मैंने कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझ। ठीक है विक्रम, वाट एवर यू वांट इज राइट। तो चल भाई, वापस घर चलें। सूरज डूब चुका है और शाम भी घिर चुकी है, विक्रम ने उससे कहा और दोनों कार में बैठ वापस घर लौट आए। अब आगे। उसी रात नीलिमा के घर पर जब नीलिमा अपने रूम में सो रही थी, उसी समय अजीब सी आहटें होने लगी और देखते ही देखते उस घर में सफ़ेद सा गाढ़ा धुआं फैलने लगा। और इत्तफाक से उसी समय नीलिमा की नींद टूट गई। जब उसने घर में दस्तक की आवाज़ और अजीब सी सरसराहट सुनी तो वो बाहर आई और देखा चारों ओर एक भयभीत खामोशी छाई हुई थी। नीलिमा धड़कते दिल के साथ चारों ओर देख रही थी। अचानक तभी धुआं छटने लगा और छटते हुए धुएं में एक औरत की आकृति उभरी, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी नीली आंखों में नफरत का एक सैलाब दिख रहा था। इस चेहरे को देख नीलिमा शॉक्ड हो गई। आंखें फटी की फटी रह गई। वो घबराकर पीछे हटते हुए बोली, भाभी तुम? राधिका की आत्मा को देख उसे गहरा झटका लगा। नीलिमा पूरी तरह से खौफ से भर गई। ऐसा लग रहा था उसने अपने सामने लाशों के ढेर देख लिए हों। उसी समय राधिका ने उससे कहा, नीलिमा, अब तुम अपने परिवार वालों को ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं देख पाओगी और ना ही अपनी माँ को बचा पाओगी। बहुत ही जल्द मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगी। राधिका की इतनी भयानक बातें और खौफनाक चेहरा देख नीलिमा का दिल दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था
उसने किसी तरह से राधिका से कहा। राधिका भाभी, तुम यहाँ? तुम तो हमें छोड़कर चली गई थी, फिर तुम वापस कैसे आ गई? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसकी बात पर वो बोली, हाँ नीलिमा, अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मगर मेरा इंतकाम अभी ज़िंदा है और मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम्हारे माँ बाप हैं, जिन्होंने बहुत ही बेदर्दी और अपनी कुटिल योजना बनाकर मुझे मार डाला है। मैंने भी उनका क्या बिगाड़ा था? और उनकी पत्नी थी मैं, इस घर की बहू थी। उन्होंने इतना कृत घिनौना काम किया है, इसके लिए उन्हें भगवान भी माफ़ नहीं कर सकते। अब उन्हें ख़त्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं राधिका भाभी, ऐसा ना करो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। उसके बाद राधिका की आत्मा उसी धुएं में विलीन हो गई। नीलिमा चीखती चिल्लाती रही। नीलिमा की चीख पुकार सुनकर उसके पिता रणधीर गुप्ता और भाई अरुण की नींद टूटी और वह राधिका के पास दौड़कर आए। क्या हुआ बेटी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? किसे देखा तुमने? गुप्ता जी ने नीलिमा से कहा। पापा, वो राधिका भाभी यहाँ आई थी। उसने हमें ख़त्म करने की कसम ली हुई है। वो हमें मार देगी। वाट? ये तुम क्या कह रही हो नीलिमा? राधिका का नाम सुनकर अरुण के दिमाग में सनसनी मच गई। वो बेचैन होकर फौरन इधर उधर देखने लगा, लेकिन राधिका उस घर से गायब हो चुकी थी। इधर अमित के घर राजेश को नींद नहीं आ रही थी। उलझन और बेचैनी उसे रह रहकर सता रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने नीली आंखों वाली लड़की राधिका का चेहरा आ रहा था। एक ऐसा फितूर था उसके दिल में जो उसे कहीं और सोचने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे रात के 12:40 हो गए, मगर राजेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो उठकर कमरे से बाहर आ गया और बाउंड्री रेलिंग पर खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। बाहर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ की डालियां इस हवा से लहलहा रही थी। तभी एक गली में राजेश की निगाह एक औरत पर पड़ी। उसकी आंखें एकटक फैलती चली गई। उसकी निगाहें उसी पर गड़ गई। वो औरत शादी के लाल जोड़े में सजी संवरी, सर पर घूंघट डाले उसी गली में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके चलने से पायल की आवाज़ सन्नाटे में सुनाई दे रही थी। इस औरत को देख राजेश तुरंत ही समझ गया, ये राधिका के अलावा कोई हो ही नहीं सकती। उसके बाद राजेश तुरंत ही घर से बाहर आया और उसके पीछे लग गया। थोड़ा आगे जाने पर एक चौक के पास बड़े से बरगद के पेड़ के पास उसे राधिका नजर आई। राजेश ने बगैर कुछ सोचे समझे पीछे से आवाज़ लगाई, रुक जाओ राधिका। आवाज़ को सुनकर उसके कदम ठहर गए। उसने पलटकर राजेश की तरफ देखा। ये सच में राधिका की ही आत्मा थी। आज वो दुल्हन के वेश में पूरी तरह सजी हुई थी। राधिका को सामने देख राजेश ने उससे कहा, बस राधिका, बंद कर दो अपना ये इंतकाम। मैं जानता हूँ तुम्हारी हत्या हुई थी, मगर वो हत्यारा है कौन जिसने एक बेबस नारी को जिंदा जला दिया? राजेश की इस बात पर वो क्रोध से भभक उठी और बोली, मेरे बीच आने की कोशिश मत करो राजेश, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे बदले की आग की लपटें एक बेगुनाह को खाक कर दें। इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। राधिका के गुस्से को देख राजेश ने उससे कहा, तुम्हारे गुस्से की अग्नि ये कह रही है, तुम्हारी और अरुण की हंसती खेलती जिंदगी में विनाश लाने वाली गुप्ता फैमिली तो नहीं? राजेश का इतना कहना था। वो तुरंत ही बोल पड़ी, हाँ वही हैं मेरी मौत और मेरी बर्बादी के जिम्मेदार। जाओ और जाकर पूछो उस रणधीर गुप्ता से, अगर उसमें ज़रा भी शर्म और इंसानियत बाकी होगी तो वो बताएगा अपने और अपनी पत्नी की सुनंदा के गुनाहों की हैवानियत भरी साजिश की कहानी। इसी के साथ राधिका के शरीर से चारों ओर अग्नि फूट पड़ी और धू धू कर राधिका का संपूर्ण शरीर अग्नि में दहक उठा। ये देख राजेश कई कदम पीछे हट गया। उसकी फटी हुई आंखें जलती हुई राधिका को देख रही थी, जो उस अग्नि में चुपचाप राजेश को देख रही थी। उसके बाद उसने राजेश से कहा, जिस मजबूर और बेबस स्त्री को जलाकर खत्म कर दिया गया था,
वही स्त्री अग्नि का एक हथियार बन गई है और यही अग्नि शस्त्र कहर बनकर टूटेगा उन दुश्मनों पर। इसी के साथ राधिका राजेश की आंखों के सामने उसी आग में गायब हो गई और धीरे धीरे वो अग्नि शांत पड़ गई। ऐसा अद्भुत नज़ारा देख राजेश का दिमाग साए साए कर उठा। ऐसा लग रहा था उसके दिमाग में भारी चोट हो रही हो। आंखें अभी भी उसकी चुंधिया रही थी। उसके बाद राजेश वापस घर लौटा। सुबह राजेश की नींद टूटी तो उसने घड़ी में टाइम देखा। 8 बज रहे थे। मन उसका अभी भी व्याकुल हो रहा था। कल की घटना उसके दिमाग से भुलाए नहीं भूल रही थी। उसके बाद राजेश को बुआ से मालूम हुआ विक्रम अमित के साथ खेतों की तरफ निकल गया है, जहाँ कुछ मजदूर काम में लगे हुए थे। उसके बाद राजेश तैयार होकर नाश्ता करने के बाद मंदिर की तरफ निकल गया भगवान के दर्शन करने के लिए। जब राजेश मंदिर में ध्यान अवस्था में हाथ जोड़े खड़ा था, तभी उसके बगल में रणधीर गुप्ता जी आए और वो राजेश को देखे बगैर भगवान की आराधना में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद जब रणधीर गुप्ता मंदिर से बाहर निकले तो राजेश को सामने खड़ा पाया। अरे राजेश, तुम यहाँ कैसे हो बेटा? अंकल, आज मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ उससे शायद आपको हैरानी हो या शायद आप उसे छिपाने की कोशिश करें, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ उनके जवाब आपके पास हैं। गुप्ता जी राजेश की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? आखिर बात क्या है? ये मैं आपसे आपके बेटे अरुण की बीवी राधिका की मौत का सच जानना चाहता हूँ। राजेश ने बेधड़क रणधीर गुप्ता से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? राधिका की मौत कैसे हुई? हम कैसे बता सकते हैं? राधिका की मौत का रहस्य तो पुलिस भी आज तक नहीं पता कर पाई। रणधीर गुप्ता ने अंदर से घबराते हुए राजेश से कहा। राजेश के इस सवाल को सुनकर उनके अंदर नर्वसनेस बढ़ती ही जा रही थी और वह राजेश से बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अंकल, राधिका की हत्या हुई थी और जिस बेरहमी और बेदर्दी से उसे जिंदा जला दिया गया, ये एक खतरनाक साजिश के द्वारा किया गया था। और मेरा दिल कह रहा है आप इस साजिश को जानते हैं। आप पवित्र मंदिर के सामने खड़े हैं। अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए असली सच क्या है? राधिका की मौत का रहस्य क्या है? राजेश की इन बातों पर रणधीर गुप्ता की अंतरात्मा ने उन्हें सच की आवाज़ दी। उनकी आंखों से आंसू आ गए। मन व्याकुल हो गया। उन्होंने राजेश की तरफ देखा और कहा, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो मेरे सीने में दफन है और इसका पश्चाताप मुझे आज भी है। ये उस दिन की बात है। अरुण को शहर में एक शादी को अटेंड करने जाना था और इसी बीच रास्ते में जब अरुण राधिका को कार में छोड़ एक दुकान के शोरूम में ख़रीदारी के लिए निकल गया, उसी समय राधिका उस कार से लापता हो गई थी। किसी को नहीं मालूम था अचानक वो कहाँ चली गई। सभी परेशान थे। बहुत से लोग तो उसके चरित्र पर शक भी करने लगे। और उसी के दूसरे दिन एक जंगल में राधिका की जली हुई डेड बॉडी का मिलना सभी के दिमाग में सनसनी मचा देने वाला विषय था। राधिका की इस भयानक मौत से लोगों के दिल दहल उठे और अरुण तो जिंदा लाश हो गया। जब पोस्टमार्टम के पश्चात राधिका का अंतिम संस्कार हो गया तो उसी रात सुनंदा घर से बाहर आई और कुछ दूरी पर एक देवधान के पास बड़े से नीम के पास आकर रुकी। उसने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा छुपा रखा था। उसी के कुछ ही देर बाद एक शख्स अंधेरी गलियों से निकलकर छिपते छिपाते उसके पास आया और सुनंदा ने कुछ पैसे उसके हाथों में थमा दिए और उससे बोली, जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़ दो। अगर किसी को मालूम हो गया ये कांड तुमने किया है तो मेरे साथ तुम भी जेल जाओगे, समझे? उसकी बात सुनकर वो वहाँ से निकल भागा। जब सुनंदा वापस लौट रही थी उसी समय में उसके सामने आ गया। अपने पति को सामने देख सुनंदा की जान हलक में अटक गई। उसने कहा, आप यहाँ पर? मैंने उससे पूछा, सुनंदा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो शख्स कौन था जिसको तुमने पैसे दिए थे? वो जी मैं वो हड़बड़ाते हुए कुछ ना बोल पाई और एक घबराहट में आ गई।
इसी के साथ मैंने अपनी पत्नी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बाद में मैं उस सच्चाई से रूबरू हुआ जिसे सुनकर मेरी अंतरात्मा कांप गई। ऐसा लगा मेरे कदमों की ज़मीन हिलने लगी है। दिमाग पूरी तरह से घूम गया। राधिका की मौत की असली वजह और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुनंदा थी। जब से राधिका को अरुण से प्यार हुआ और अरुण से शादी करने के बाद जब वो इस घर में आई थी, तब सुनंदा के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया और उस दिन से वो राधिका से अंदर ही अंदर जल रही थी। अरुण के दिल को जीतकर राधिका ने सुनंदा को एक चुनौती दे दी थी और एक मामूली लड़की इस घर में बहू बनकर आए और उसके काम बिगाड़ दे, ये सुनंदा को मुमकिन नहीं था। सुनंदा का क्रोध अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी का रूप ले रहा था और उसके अंदर से दहकता हुआ लावा कब राधिका को खाक कर देगा किसी को मालूम नहीं था। आखिर सुनंदा ने राधिका को रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश को अंजाम दिया। उसने एक मंगेश नामक व्यक्ति को चुना जो कभी लूटमार और चोरियां करता था। उसने मंगेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत मंगेश ने राधिका को उस दिन कार से बेहोश करके उसे अगवा किया और उसे एक अत्यंत अनजान स्थान पर ले गया। जब राधिका को होश आया तो उसने अपने आप को इस अनजान स्थान पर देखकर वो अंदर से दहल गई। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और वो रस्सियों से जकड़ी हुई कसमसा रही थी। चीखने की कोशिश तो कर रही थी मगर मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। उसी समय मंगेश नामक व्यक्ति उसके पास आया जिसके हाथों में एक केरोसिन का डब्बा था। मुझे माफ़ करना देवी, तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान गुप्ता फैमिली का है। मैं तो एकमात्र मोहरा हूँ। उसने उस केरोसिन को राधिका के शरीर पर डालना शुरू किया। राधिका झटपटाती रही और छूटने की कोशिश करती रही मगर उस हैवान मंगेश को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। कुछ देर के बाद उसने उस केरोसिन के डब्बे को अलग फेंक दिया और माचिस निकालकर राधिका को जिंदा जला दिया। आग की तेज लपटें उठी। राधिका का शरीर जल उठा। राधिका उस आग में तड़प तड़प कर जलकर मर गई। उसके बाद उस मंगेश ने राधिका की जली हुई बॉडी को एक बोरे में डालकर किसी बीहड़ घने जंगल में डाल दिया। राधिका की इतनी दर्दनाक मौत की कहानी से मैं गुप्ता शॉक्ड हो गया था। दिमाग साए साए कर रहा था। मैं सुनंदा के पास आया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और उस पर बरसते हुए बोला, एक औरत होकर एक औरत के साथ इतना नीच और घिनौनी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरा दिल नहीं पसीजा? सोच कैसे तड़प तड़प कर झुलस कर मरी होगी हमारी बहू। जी तो करता है तेरा गला दबा दूं, तुझे जान से मार दूं। वो मेरे पैरों पर गिरकर रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो जी। क्रोध और जलन में मैं अंधी हो गई थी। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप मुझे भी मार दो, ख़त्म कर दो मुझे। कम से कम इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगी। कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। यही सच्चाई है राधिका की मौत की। राजेश बेटा, सुनंदा से एक बहुत ही बड़ा गुनाह हुआ था जिसका कोई प्रायश्चित नहीं था। अगर मैं उसे पुलिस के हवाले करता तो इतना बड़ा शर्मनाक पाप गांव वालों की नज़र में आता। इससे मेरी बेटी की भी ज़िंदगी तबाह हो जाती। लोग उसे हिकारत की नज़र से देखते। उस दिन मैं अपने परिवार के प्रति स्वार्थी हो गया था और उस गुनाह को छुपा दिया जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था। सुनंदा सज़ा की हकदार थी लेकिन मेरा दिल उसके प्रति पिघल गया था। राधिका की मौत की रहस्यमयी कहानी को रणधीर गुप्ता ने इस तरह से राजेश के सामने बयां किया जिसे सुन राजेश की आंखें भर आई, मन पूरी तरह से भर आया। उन्होंने रणधीर गुप्ता की तरफ देखा। आज उन्हें गहरा सुकून मिला था। सच को सामने लाकर उन्होंने अपना मन हल्का कर लिया। तब राजेश ने उनसे कहा, अपनी औलाद से बढ़कर एक विवश नारी की मौत का सच सामने लाना और उसके साथ इंसाफ करना सबसे बड़ा धर्म होता है। मगर आपने इस गुनाह को छिपाकर अपने आप को भी पाप का भागीदार बना लिया है। मैं मानता हूँ राजेश, मैंने सुनंदा के गुनाह को छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये उसी का परिणाम है। भगवान हमें इसकी सज़ा दे रहा है। मैं आज ही पुलिस के सामने
इस गुनाह को कबूल करूँगा और फिर जो कानून करेगा वो मुझे मंजूर है। रणधीर गुप्ता की इस बात पर राजेश ने कहा, लेकिन इससे पहले हमें राधिका की आत्मा से मुक्ति पानी होगी। वो इंतकाम की आग में जल रही है और आप लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। राजेश ने जब आत्मा के विषय में बात को सामने लाई तो रणधीर जी को एक झटका लगा। उन्होंने कहा, राधिका की आत्मा? ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? आज के ज़माने में भी तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवान ऐसी बातें करते हैं? मैं भी इस बात को कभी नहीं मानता, लेकिन जब से मैं इस गांव में आया हूँ किसी न किसी मोड़ पर वो मुझसे टकरा रही है और मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा है और मेरे ज़रिए वो ये साबित करना चाहती है। उसकी दर्दनाक और असमय मौत के बाद वो एक तूफान बनकर आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आ गई है। राजेश की बात पर रणधीर गुप्ता ने कहा, इसका मतलब मेरी बेटी नीलिमा सच कह रही थी। उस रात घर पर उसने भी राधिका को देखा था। इधर हॉस्पिटल में अचानक ही सुनंदा की आंख खुली और वो तपाक से उठ बैठी। उसने अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाई। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी और उन आंखों में एक जुनून था, साथ में चेहरे पर एक नफरत झलक रही थी। वो बेड से उठी और खिड़की की तरफ चल दी। उसी समय एक नर्स उस रूम में आई और उसने देखा। वो बोल पड़ी, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम ज़्यादा चल नहीं सकती। सुनंदा ने उस नर्स की बात सुने बगैर उसे एक धक्का दिया और वो नर्स एक मेज से जा टकराई। इसी के साथ सुनंदा ने खिड़की से छलांग लगा दी, जिसे देख वो नर्स भय से चीख पड़ी। नहीं! हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर से लहराते हुए सुनंदा के शरीर से राधिका की आत्मा बाहर निकल आई और सुनंदा जमीन से जा टकराई। सुनंदा के जमीन से टकराते ही वहां उपस्थित लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग उसकी तरफ दौड़े आए और हॉस्पिटल में एक खलबली सी मच गई। तब तक सुनंदा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। सुनंदा की मौत से किसी के सीने में दहक रही अग्नि शांत हो गई थी। उसकी नीली आंखें मर्द सुनंदा के देह को देख रही थी। सुनंदा की मौत से गुप्ता फैमिली में हाहाकार मच गया, रोना धोना मच गया। रणधीर गुप्ता अपनी पत्नी की मौत से काफ़ी दुखी और आहत हुए। सबसे ज़्यादा बुरा हाल नीलिमा का था। अपनी माँ की मौत से वो काफ़ी रो रही थी। सुनंदा की अंतिम क्रिया के बाद एक बार फिर राजेश, अमित, विक्रम, रणधीर गुप्ता सभी लोग इकट्ठे हुए और राधिका की आत्मा के विषय में गहराई से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच राजेश गहरी सोच में डूब गया। तभी विक्रम ने उससे कहा, क्या सोच रहे हो राजेश? आखिर कैसे छुटकारा पाया जाए इस आत्मा से? अभी राजेश कुछ कहता अमित बीच में ही बोल पड़ा, इस अनोखी समस्या का निवारण मेरे पास है, जो हमें इस अनोखी विपदा से निजात दिला सकता है। सभी अमित की तरफ देखने लगे। तब अमित ने कहा, इस गांव से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी टीले के पास एक पहुंचे हुए बाबा का निवास स्थल है। वो बाबा रूहानी शक्तियों को कैद करने की सिद्धियां जानते हैं। उनके हाथ में काफ़ी शिफा है। रूहानी शक्तियों से परेशान व्यक्तियों की उन्होंने मदद की है। अगर हम उनके पास जाकर अपनी समस्या बताएं तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। नॉनसेंस अमित, इन बाबाओं के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता यार। वैसे ये ढोंगी बाबा बहुत हो गए हैं हमारे देश में, विक्रम ने सभी से कहा। लेकिन विक्रम, ट्राई करने में क्या हर्ज है? आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर सोचने से कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। अमित ने अपनी बात सबके सामने रखी, जिसे सुन रणधीर गुप्ता ने कहा, यू आर राइट अमित, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। क्यों राजेश, तुम क्या कहते हो? अमित शायद ठीक ही कह रहा है। आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर अमित इतने विश्वास के साथ कह रहा है तो हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएगा और इस तरह से राधिका को मुक्ति भी मिल जाएगी, राजेश ने सभी से कहा। और उसके बाद शाम के वक्त सभी लोग उस बाबा से मिलने अचलपुर गांव से निकल पड़े। कार दुगनी रफ्तार से भागी जा रही थी। रणधीर गुप्ता के साथ राजेश, विक्रम और अमित भी थे।
अंधेरा धीरे धीरे गिर रहा था। रात होने वाली थी। आसमान में अजीब सी लालिमा थी। ऐसा लग रहा था एक पहले आने वाली हो। उसी समय अचानक ही विक्रम ने अजीब सी भारी आवाज में गुर्राते हुए कहा, राजेश, कार को यहीं रोक। उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठे हुए अमित ने उससे कहा, विक्रम, अभी हमारी मंजिल नहीं आई है, अभी तो 20-25 किलोमीटर और चलना है। बेवकूफ़ विक्रम, तू क्या समझता है? जुल्म से बिफरी हुई एक स्त्री को कैद करने का सॉल्यूशन बताकर तू उसे पराजित कर लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। इससे पहले ही तुम लोग खत्म हो जाओगे। विक्रम की इतनी भयानक बातें सुनकर सभी चौंक गए। राजेश ने तुरंत कार रोक दी। चल तू भाड़ में जा। इसी के साथ विक्रम ने अमित को धक्का दिया। वार इतना तेज था कि अमित कार के दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर गिर पड़ा। विक्रम में अचानक हुए इस बदलाव से सभी को एक झटका लगा। राजेश और रणधीर गुप्ता फौरन ही उस कार से बाहर निकल आए। राजेश ने अमित को संभाला, उसे हल्की चोट लगी थी। उसी वक्त विक्रम कार से बाहर आया। उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी और चेहरा गुस्से से आग बबूला दिख रहा था। राजेश को समझते देर न लगी। विक्रम के अंदर राधिका की आत्मा प्रवेश कर गई थी। हे भगवान, इस बार राधिका ने विक्रम को चुना है और वो हमें आगे जाने से रोकना चाहती है। विक्रम राजेश के पास आया और भयानक आवाज में उससे बोला, मैंने पहले ही कहा था मेरे बीच आने की कोशिश मत करना, मगर तुम नहीं माने। अब तुम सभी का यहीं पर सर्वनाश होगा। राजेश ने विक्रम को पकड़ लिया और उससे कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे रास्ते से हट जाओ राजेश। मैं रणधीर गुप्ता को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी दर्दनाक हत्या के इस गुनाह में इसका भी हाथ है। नहीं राधिका, तुम विक्रम के शरीर में प्रवेश करके किसी की जान नहीं ले सकती। तुम्हारी मौत के असली कसूरवार जो थे, तुमने तो उन्हें ख़त्म कर दिया। अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वापस चली जाओ। यहाँ से राधिका, राजेश ने विक्रम को तेजी से जकड़ रखा था और रणधीर गुप्ता, अमित ऐसा नज़ारा देखकर खौफ से जड़ हो रहे थे। उसी समय विक्रम के शरीर में समाई राधिका की आत्मा ने राजेश को एक जोरदार झटका दिया। इस वार से राजेश झिटक कर सामने एक दीवार से जा टकराया। एक जीवित शरीर में समाई हुई राधिका की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने राजेश को इतनी तेज झिटक दिया था कि उस दीवार से टकराने के बाद उसके सर से खून बहने लगा और काफ़ी दर्द भी होने लगा। इधर विक्रम ने रणधीर गुप्ता की गर्दन दबोच ली, जिससे उनका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगी। विक्रम के चेहरे पर भयानक प्रतिशोध दिख रहा था। देखते देखते उसके दांत नुकीले होने लगे, चेहरा खतरनाक हो गया और अमित चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। भय और दहशत से जड़ हो गया था। जिस जगह पर राजेश दीवार से टकराया था, उसी जगह पर एक पुराना शिव का मंदिर था और उसी समय राजेश ने देखा मंदिर से एक धूमिल काला साया धीरे धीरे उसके पास आया। राजेश उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। उसके चारों ओर ओरा के समान एक चमक उभर रही थी। उसने राजेश को एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, इसे अपने दोस्त विक्रम के गले में डाल दो। उसके बाद वो एतरप्त रूहानी आत्मा तुम्हारे दोस्त से अलग हो जाएगी और वो आत्मा उसी समय एक गोल घेरे में भी कैद हो जाएगी। अब ये मत पूछना मैं कौन हूँ, जल्दी करो, समय बहुत ही कम है। राजेश ने ऐसा ही किया। उसने फुर्ती के साथ विक्रम को गुप्ता जी से अलग किया और तुरंत ही उस रुद्राक्ष की माला विक्रम के गले में डाल दी। इसी के साथ विक्रम चीखने चिल्लाने लगा, उसका शरीर अकड़ने लगा और कुछ ही पल बाद राधिका विक्रम के शरीर से निकल गई और विक्रम लहराकर गिरने लगा। राजेश ने उसे थाम लिया और ठीक वैसा ही हुआ। राधिका की आत्मा एक गोले में कैद हो गई। उसकी आवाज़ें आ रही थी और छूटने के लिए झटपटा रही थी। रणधीर गुप्ता और अमित इस चमत्कार को हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। तब राजेश ने कहा, देखो राधिका, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। इसका मतलब ये नहीं तुम सभी के साथ नरसंहार करती रहो। हम मानते हैं गुप्ता अंकल ने अपनी पत्नी सुनंदा के गनाहों को छुपाया था,
लेकिन ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। उसी समय रणधीर गुप्ता बोल पड़े, राधिका बेटी, हमें माफ़ कर दो। सुनंदा ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, मुझे उसका पश्चाताप हर पल था, और ये पाप मुझे घूट घूट कर मरने पर मजबूर कर रहा था। तभी राजेश ने कहा, राधिका, अब तुम वापस लौट जाओ और इस संसार से मुक्ति पालो। यही अब तुम्हारे लिए उचित है। थोड़ी देर बाद उस गोल घेरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। राधिका की आत्मा जा चुकी थी। एक संकट टल चुका था, मगर राजेश की निगाह उस मंदिर की तरफ देख रही थी। अब वहाँ कोई भी नहीं था। आत्मा और इंसानों के इस खेल में बहुत उथल पुथल मची। विक्रम को होश आ चुका था। अब वो पूरी तरह से ठीक था। पूरे गांव में राधिका के मौत का और एक आत्मा के बदले की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई, और अंत में रणधीर गुप्ता ने एक गुनाह को छिपाने के जुर्म में अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। लेकिन इस खतरनाक गुनाहों की रंजिश में और आत्मा के इंतकाम को लेकर नीलिमा ने बहुत कुछ खोया। वो अपने मम्मी पापा से दूर हो गई। तब राजेश ने उससे एक वादा किया, बहुत जल्द वो अचलपुर गांव वापस आएगा और एक दिन नीलिमा को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ ले जाएगा।